अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम पॉइंट ग्रुप्स को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें गिवन मॉलिक्यूल दिया गया हो तो हम उसमें पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट ग्रुप होता क्या है, पॉइंट ग्रुप कहते किसे हैं। तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है? इज़ अ ग्रुप दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। अब जो पॉइंट ग्रुप होता है ना, इस तरह का ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो कि सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स बताता है जो गिवन कंपाउंड में मौजूद हों। लाइक जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर एक पॉइंट ग्रुप C2V है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट ग्रुप C2V है, तो मुझे वो उसके बारे में मुझे वो सब कुछ बताएगा कि जो मेरा गिवन मॉलिक्यूल है उसमें C2 भी मौजूद होगा, उसमें सिग्मा वीज भी, उसमें 2 सिग्मा वी भी मौजूद होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने कहा कि जो हमारा पॉइंट ग्रुप होता है ना, वो हमें क्या बताता है? वो हमें सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स बताता है जो कि हमारे गिवन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ग्रुप जो होता है ना, इसको फाइंड करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक पॉइंट ग्रुप से, ठीक है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट ग्रुप से। तो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप की तरफ जो हम मूव ऑन करने वाले हैं वो हमारा पॉइंट ग्रुप है C1, ठीक है। C1, अब C1 जो है ये कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? ये ऐसे मॉलिक्यूल में ये वाला पॉइंट ग्रुप मौजूद होता है जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पाई जाए। क्या पाई जाए? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पाई जाए। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जांपल में क्या होगा। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाएगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, कार्बन उसके दरमियान में मौजूद है, ठीक है। और क्या है कि उसके ऊपर आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या मौजूद है? एक हाइड्रोजन मौजूद है। और मैं क्या बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ब्रोमीन मौजूद है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास एक Cl मौजूद है। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री ढूंढना चाहूँ तो इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा। अब मैं इसको 3D में दिखाऊं तो ये मॉलिक्यूल हमारा बिल्कुल ऐसा होगा। देखें हमारे पास दरमियान में कार्बन है, ठीक है, देखें दरमियान में कार्बन है ना, तो इसके भी ये देखें दरमियान में कार्बन है, ऊपर आयोडीन हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल आयोडीन के इस तरफ क्या होगा? यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है, यहाँ पे हमारा क्या है? क्लोरीन है। अब देखिए कि इसको मैं जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन दूं, जहाँ से भी घुमाने की कोशिश करूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह अगर मैं प्लेन भी काटूँ इसमें तो हमारे पास क्या होगा? कोई प्लेन भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, कोई मिरर प्लेन भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, कोई इन्वर्जन नहीं एग्जिस्ट करती होगी। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें इस तरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना, वो जो हमारा पॉइंट ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं C1 पॉइंट ग्रुप, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट ग्रुप, C1 पॉइंट ग्रुप। अब हम C1 से आगे मूव ऑन करेंगे, CS पॉइंट ग्रुप है। जो हमारा सेकंड पॉइंट ग्रुप है वो कौन सा है? CS पॉइंट ग्रुप। अब CS पॉइंट ग्रुप में आप ध्यान करें कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी तो ज़रूर अवेलेबल होगी, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ साथ इस मॉलिक्यूल में क्या अवेलेबल होगा? एक सिग्मा एक्सिस भी अवेलेबल, एक सिग्मा प्लेन भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। कि देखें अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक HOCl। इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करें। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी तो हमें नज़र आ ही रही है इस मॉलिक्यूल में, इसके साथ साथ इसमें एक सिग्मा प्लेन भी होगा। अब देखेंगे, मैं इसको बना के दिखाता हूँ हमारे मॉलिक्यूल को। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल हमारा ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक Cl अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। इसको मैं जिस तरह से भी रोटेशन दूँ मेरे पास जो है वो नहीं आएगी, मेरे पास कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। मुझे जहाँ से मर्जी मैं इसको घुमा के देख लूँ, मेरे पास कोई भी एक्सिस नहीं मिलेगा सिमेट्री का, ठीक है। तो यानी इसमें सिर्फ आइडेंटिटी है। इसके अलावा मैं अगर प्लेन कट करूँ, मैं ऐसे प्लेन कट करूँ, ऐसे इस तरह से अगर मैं प्लेन कट करता हूँ कि ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या हो जाए? दरमियान से हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? मेरे पास कौन सा ग्रुप अवेलेबल आ जाएगा? फिर मेरे पास CS, जिसमें हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है, मतलब कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है और साथ में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा प्लेन अवेलेबल है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड ग्रुप की तरफ, लाइक CI। अब हमारा जो थर्ड ग्रुप है वो कौन सा है? CI। ये इस तरह का ग्रुप है जिसमें क्या होगा? आइडेंटिटी होगी और आइडेंटिटी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ C1 एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी और सिग्मा प्लेन एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन भी ना हो, हमारे पास और कोई भी एक्सेस और हमारे पास और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना मौजूद हो। जो सिमेट्री एलिमेंट लिखे हैं सिर्फ वही वाले मौजूद होने चाहिए। तो मैं कहूँगा ये CS का है, ये CI का। जिस तरह CI की बात करूँ, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी और इन्वर्जन होनी चाहिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना मौजूद हो, ठीक है, इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी मौजूद ना हो, ठीक है। इसमें क्या हो? सिर्फ आइडेंटिटी और इन्वर्जन। तो इसकी एग्जाम्पल जो हम लेते होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनेगी। कि अगर मैं लेता हूँ हमारा स्टैगर्ड फॉर्म का इथेन, लेकिन उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन की हुई है। किस तरह से? कि मैं कहता हूँ ये मेरा एक कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है, ठीक है। अब इसमें जो
जो ये वाला कार्बन है इसकी ऊपर की वाली साइड पे पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के जो कार्बन है इसके अपर साइड पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन के डाउन साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर मैं इसी तरह बात करूँ, मेरा जो ये राइट साइड वाला कार्बन है, इस राइट साइड वाले कार्बन से इस तरह हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक Cl मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे। यानी कि जो Cl है ये पेज से बाहर को मेरी तरफ को आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह जो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन के मेरे बिल्कुल अपोजिट पे नीचे को क्या मौजूद है, Cl, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट पे यहाँ पे Cl मौजूद होगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ कि इसमें मेरे पास अगर सामने मेरा हाइड्रोजन मौजूद है और सामने मेरा क्या मौजूद है, एक फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है। ये मेरा सामने क्या मौजूद है, एक फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है। और इसके बैक साइड पे क्या मौजूद होगा, फ्लोरीन मौजूद होगा, ठीक है। अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है। देख लें कि हमारे पास ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, हमारा फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, ठीक है। हमारे पास कार्बन के यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन कौन सा है, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब देखें कि मैंने क्या कहा, इस वाले कार्बन के जो बैक साइड पे कार्बन है इसके यहाँ पे फ्लोरीन है, मतलब ये फ्रंट वाले कार्बन के यहाँ पे फ्लोरीन है, तो बैक वाले कार्बन के इस जगह पे फ्लोरीन है, ठीक है। जो बैक वाला मेरा कार्बन है इस वाले के यहाँ पे फ्लोरीन मौजूद है, यानी बैक वाले कार्बन का ये फ्लोरीन है और फ्रंट वाले कार्बन का ये फ्लोरीन है। इसी तरह फ्रंट वाले कार्बन के यहाँ पे क्लोरीन है और जो बैक वाला कार्बन है उसके यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, फ्रंट वाले कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन है और बैक वाले कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पूरी की पूरी इन्वर्जन एग्जिस्ट करती है ना। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊँ, ये देखें, इस तरह से देखें कि जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है उसका यहाँ पे फ्लोरीन है, जो मेरा बैक वाला कार्बन है उसके यहाँ पे फ्लोरीन है। अगर मैं इसको ऐसे दरमियान से पास करवाऊँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल इन्वर्जन मिलती है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको ज़रा साइड से दिखाता हूँ कि ये देखें, यहाँ से मुझे क्या मिलती है, बिल्कुल इन्वर्जन मिलती है। अगर मैं इसको दरमियान से पास करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, यहाँ से इन्वर्जन मिलती है। मेरे हर इस वाले फ्लोरीन के अपोजिट पे फ्लोरीन मौजूद है, इस वाले हाइड्रोजन के अपोजिट पे हाइड्रोजन मौजूद है, इस वाले क्लोरीन के अपोजिट पे क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ऐसी एग्जांपल है जिसमें मेरे पास इन्वर्जन एग्जिस्ट करती है और इन्वर्जन के साथ मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई भी सी एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था हमारा कौन सा, CI। अब हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने C1 पढ़ लिया है, हमने CS पढ़ लिया है और CI पढ़ लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें हमारे पास क्या होगा, CN एक्सिस होगा, ठीक है। अब CN एक्सिस में हमें क्या मिलेगा, अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर 4 पॉइंट ग्रुप है वो कौन सा पॉइंट ग्रुप है। वो ऐसा पॉइंट ग्रुप है जिसमें हमारे पास CN एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब CN में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा मॉलिक्यूल में, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलावा हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी। यानी हमारे पास आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी के साथ मेरे पास क्या मौजूद होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा, ठीक है। यानी इन दोनों चीज़ों के अलावा मेरे पास मॉलिक्यूल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे पास मॉलिक्यूल में ना एग्जिस्ट करेगा, क्या कहते हैं उसे, सिग्मा प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे, ना कोई इन्वर्जन प्लेन एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी और एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इस तरह का जो मॉलिक्यूल है इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास किस तरह का क्या एग्जांपल आएगी। अब इसकी एग्जांपल में आप कंसीडर करें हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है एक नेक्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। और इसमें ऐसे है कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो है ना हमारा बैक साइड वाला जो इसका है एटम, उस पर हमारे पास फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट साइड वाला इसका जो एटम है, ठीक है, उस पर क्या मौजूद है, उस पर हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ऊपर जो है ना बैक साइड पे हमारे पास जो मौजूद है वो कौन सा है, वो हमारे पास फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है। और जो इसका फ्रंट साइड है उस पर क्या मौजूद है हमारे पास, उस पर हमारे पास एक क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। सामने वाला जो है मेरा उस पर क्लोरीन प्रेजेंट है। और जो मेरा बैक जो नीचे है, नीचे वाले पे क्या मौजूद होगा, मेरे नीचे वाले पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखें कि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को C2 देता हूँ तो इसमें C2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन C2 कैसे देता हूँ मैं वो भी दिखा देता हूँ। अब देखें कि मॉलिक्यूल जो मेरा अवेलेबल है इस तरह का है कि यहाँ पे जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है वो ये है, ठीक है। और फ्रंट वाले कार्बन पे मेरे यहाँ पर क्लोरीन है और इस साइड पे फ्लोरीन है। इसी तरह मेरा जो बैक वाला कार्बन है, बैक वाले कार्बन के देखें जो फ्रंट वाला कार्बन है उसके यहाँ पे फ्लोरीन है, यानी जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है उसके यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। और जो मेरा बैक वाला कार्बन है उसके यहाँ पे फ्लोरीन है। तो देखिए जो मेरा बैक वाला कार्बन है, ठीक है, उसके कहाँ पे फ्लोरीन है, उसके यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो फ्रंट वाला कार्बन उसके यहाँ पे फ्लोरीन, हमारा फ्रंट वाले कार्बन यहाँ पे फ्लोरीन, बैक वाले कार्बन पे यहाँ पे फ्लोरीन। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रंट वाले कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और बैक वाले कार्बन पे बिल्कुल नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है,
ठीक है। तो मेरा यहाँ पे भी क्या अवेलेबल है, क्लोरीन अवेलेबल है। अब देखें इस केस में अगर मैं इसको ऐसे रोटेशन देता हूँ, ठीक है, कौन से एक्सिस से रोटेशन देता हूँ, मैं बिल्कुल सामने से ऐसे रोटेशन देता हूँ, यहाँ से ऐसे रोटेशन देता हूँ, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसको कहाँ से रोटेशन देता हूँ, यहाँ से ऐसे रोटेशन दूंगा कि ये बिल्कुल ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा, ये घूम के नीचे वाले हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये ऐसे घूम के इसकी जगह ले लेगा, और इसी तरह जो नीचे बैक वाला है वो भी अपनी जगह घूम के किसकी जगह ले लेगा, ऐसे ले लेगा। अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कि ये मेरा जो हाइड्रोजन है इसने क्या करना है, इसने घूम के किसकी जगह ले लेनी है, ये नीचे वाले हाइड्रोजन की। देखें अभी ये ऐसे है ना, अब मैं इसको घुमाऊंगा, जो मेरा सामने वाला हाइड्रोजन है और बाकी कार्बन बाकी वाले जो हैं वो भी मेरे अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे, जो मेरे बाकी क्लोरीन और फ्लोरीन है। अब देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखेंगे मेरा क्या हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर, कि मेरा हाइड्रोजन ऊपर आ गया और जो बैक वाला जो पहले हाइड्रोजन था वो किधर चला गया, वो नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, C2 एक्सिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस केस में मेरा पॉइंट ग्रुप यहाँ पे क्या कहलाएगा, C2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ग्रुप कौन सा है, C2 पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे मेरा कौन सा था, यहाँ पे मेरा Ci था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा Cs था, क्योंकि Cs एक ही सिग्मा था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरा C1 का C1 ही था, ठीक है। यहाँ पे जारी बात है हमने बताना होगा कि हमें यहाँ पे बताना होगा ना कि हमारे पास C2 है, C3 है या C4 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n की जगह C2 लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट ग्रुप। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट ग्रुप की तरफ। अब फिफ्थ पॉइंट ग्रुप हमें क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट ग्रुप हमें कहता है कि हमारे पास क्या होगा, CNV, ठीक है। अब मैं CNV की तरफ मूव ऑन करता हूँ। अब ये देखें कि अब मैं जो है फिफ्थ पॉइंट ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ, CNV, फिफ्थ पॉइंट ग्रुप CNV। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक तो होगी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी तो इसमें प्रेजेंट ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, आइडेंटिटी के साथ साथ हमारे पास एक CN एक्सिस भी अवेलेबल होगा। कौन सा एक्सिस अवेलेबल होगा, CN, ठीक है। साथ में एक CN एक्सिस अवेलेबल होगा, और उसके CN जो एक्सिस है ना, उसके साथ हमारे पास N सिग्मा V भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया है, पांचवा ग्रुप पॉइंट ग्रुप जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो CNV है उसमें हमारे पास CN एक्सिस होगा और N सिग्मा V, यानी जो हमारा अगर C3 है तो हमारे पास 3 सिग्मा V अवेलेबल होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास C4 है तो हमारे पास 4 सिग्मा V अवेलेबल होंगे, ठीक है। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल में आता है, वो हमारे पास आता है CNV की एग्जांपल में। अब देखेंगे इसमें और कोई भी ना होना चाहिए, इसमें सिग्मा H भी ना हो, इसमें परपेंडिकुलर C2s भी ना हो, और कुछ भी ना मौजूद हो, बस CN हो और साथ में N सिग्मा V हो। तो इस तरह की जो एग्जांपल है ना, इस तरह की एग्जांपल में हमारा एक बहुत ही मशहूर ज़माना मॉलिक्यूल आता है जिसे हम कहते हैं अमोनिया। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है कि कैसा होता है। ये देखें अमोनिया जो होता है ना, वो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है कि अगर ये मेरा नाइट्रोजन है दरमियान में, ठीक है। अब नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या मौजूद होता है, लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। लोन पेयर को तो वैसे हम सिमेट्री में नहीं देखेंगे ना कि वहाँ पे कोई उसको एज अ एटम नहीं लेते होते, बस वो अपनी जगह लेता होता है लोन पेयर हमारा। अब देखेंगे हमारे पास एक हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन अगर मेरे पास ऐसे अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें एक हाइड्रोजन जो होगा मेरा बैक साइड को अवेलेबल है, ठीक है। एक हाइड्रोजन मेरा कैसे अवेलेबल है, सामने को अवेलेबल है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन मेरा ऐसे अवेलेबल है। तो ये देखें इसका स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखें कि इस केस में हमारे पास क्या सीन है, कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास अमोनिया को 3D में देखते हैं अब हम इसको, कि ये देखें मेरा अमोनिया जो होता है ना बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस केस में देखें कि हमारे पास क्या होना है कि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेशन देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इस वाले एक्सिस से रोटेशन देता हूँ, इस वाले एक्सिस से रोटेशन देता हूँ, तो मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, C3 एग्जिस्ट करता है ना। देखिए अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, C3। अब C3 के बाद अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके प्लेन्स काटता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्लेन काटता हूँ। कौन सा प्लेन काटूंगा, देखें अगर मैं काटता हूँ ये वाला प्लेन, तो मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सिग्मा V एग्जिस्ट करता है ना। अगर मैं ऐसे काटता हूँ ये वाला हाफ ऑफ हो जाएगा, ये वाला एटम भी मेरा हाफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले एटम की मुझे रिफ्लेक्शन किधर शो होगी, इधर, और इस वाले एटम की रिफ्लेक्शन मुझे किधर शो होगी, इस जगह पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक सिग्मा भी यहाँ से ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा सिग्मा भी मेरा यहाँ से ऐसे एग्जिस्ट करेगा ना, इस वाले एटम से ऐसे, जो इस वाले की रिफ्लेक्शन इधर देगा, इसको इसको आलादा करेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इस वाले एटम की बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, देखें यहाँ से भी एक सिग्मा V एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी जो हमारे पास सिग्मा V एग्जिस्ट करेगा, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस मॉलिक्यूल में एक तो हो गया C3, ठीक है। C3 के साथ हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास साथ में 3 सिग्मा V भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब C3 के साथ 3 सिग्मा V अवेलेबल है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम कहते हैं C3V सिमेट्री वाला, ठीक है। तो ये था हमारा CNV वाला ग्रुप, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है देखते हैं वो क्या कहता है।
अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है उसे हम कहते हैं CnH। ठीक है, जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक तो आइडेंटिटी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, हमारे पास CnX अवेलेबल होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, सिग्मा एच। अब इसमें ये देखें कि इसमें हमारे पास सिग्मा वी हो या ना हो, हमने क्या देखना है, सिग्मा एच को देखना है। अगर हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाता है कि जिसमें सिग्मा वी भी मौजूद हों, ठीक है, लाइक अगर मैं कहता हूँ इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ, ठीक है, उसमें क्या हो, उसमें सिग्मा वी भी हो एंड उसमें क्या हो, सिग्मा एच भी हो। ठीक है, तो लेकिन जब हम पॉइंट ग्रुप निकालेंगे ना, तो पॉइंट ग्रुप में हम सिग्मा एच लिखेंगे, सिग्मा वी को हम बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा वी और सिग्मा एच दोनों मौजूद हों, तो हमने जो पॉइंट ग्रुप निकालना है, पॉइंट ग्रुप में हमने सिग्मा एच को प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास जिस तरह यही वाला मॉलिक्यूल था सी, अगर बल्कि मैं आपको इसकी अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है ना CnH वाला, इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास क्या आएगा कि इस तरह से अगर मेरे पास एक कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, और इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इन्होंने आपस में क्या बनाया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे है कि इसके नीचे जो है यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, और इसके यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, और इसके यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस वाले ज़रा आप जो है हमारा ग्रुप, इसको ज़रा गौर से देखें, इस वाले कंपाउंड को देखें, हमारे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पे ये कार्बन, ये Cl यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा Cl यहाँ पे अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं देखूँ कि इसमें मेरे पास कौन सा एक्सेस अवेलेबल होगा, तो इसके अंदर मेरे पास C2 अवेलेबल होगा। C2 कैसे अवेलेबल होगा, अगर हम इसको ऐसे रोटेशन दें, इस तरह से रोटेशन देंगे, तो क्या अवेलेबल होगा, C2 अवेलेबल होगा ना, कि ये वाला हाइड्रोजन पूरी 180 डिग्री के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा। सिमिलरली जो ये वाला क्लोरीन है, ये पूरी 180 डिग्री के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, हमारे पास C2 अवेलेबल होगा। अब मैं आपको ज़रा से 3D में दिखाता हूँ। अब ये देखें कि हमारा जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इस तरह का है। ठीक है, देखिए हमारे पास दरमियान में डबल बॉन्ड है, और इस वाले कार्बन के यहाँ पर Cl है, इस वाले कार्बन के यहाँ पर Cl है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले कार्बन पे के यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास कैसे है, हमारे पास एक C2 अवेलेबल है। C2 हमने देखा था कि अगर हम यहाँ से इसको, यहाँ से अगर हम रोटेशन देते हैं, इस जगह से हमारे पास अगर रोटेशन देते हैं, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास एक C2 अवेलेबल है। अब देखें कि हमारा जो ये C2 है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं प्लेन काटता हूँ, ऐसे अगर मैं प्लेन काटता हूँ ना, ऐसे अगर मैं कोई प्लेन काटता हूँ, तो क्या मेरे पास इसमें प्लेन एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। देखें इसमें कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हाफ, ये भी हाफ हाफ, ये भी हाफ हाफ, और ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। अगर मैं ऐसे प्लेन काटूंगा, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से मौजूद था। ठीक है, और मैंने प्लेन कैसे काटा है, मैंने प्लेन इसका इस तरह से काटा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक C2 अवेलेबल है, C2 के साथ हमारे पास क्या अवेलेबल है, सिग्मा H अवेलेबल है। C2 है और इसके साथ हमारे पास क्या अवेलेबल है, सिग्मा H अवेलेबल है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, C2H बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ BF3 की। अब BF3 को देखें, BF3 हमारा कैसे होता है, इस तरह का होता है BF3। ठीक है, ये हमारा BF3 होता है ना, थोड़ा सा मेरा फ्लोरीन गलत बन गया, बल्कि मैं यहाँ पे इसको दोबारा बनाता हूँ, मेरा फ्लोरीन थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। ये देखें हमारा जो BF3 होता है ऐसा होता है, BF F एंड F, ये हमारा होता है BF3। अब BF3 देखें, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करता ही करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये देखें, यहाँ से C3 एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, C3 एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, C3 के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे देखें 3 सिग्मा वी भी एग्जिस्ट करते हैं। एक सिग्मा वी यहाँ से ऐसे कटिंग करेगा इसकी, ठीक है, और दूसरा सिग्मा वी कैसे कटिंग करेगा, यहाँ से इस तरह से कटिंग करेगा, और तीसरा सिग्मा वी वाला कैसे कटिंग करेगा, यहाँ से इस तरह से कटिंग करेगा। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, 3 सिग्मा वी अवेलेबल है, लेकिन इसमें मेरे पास क्या है, एक सिग्मा एच भी अवेलेबल है। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, अलॉन्ग द प्लेन कट करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे बोरॉन फ्लोराइड्स हैं, वो तीनों फ्लोराइड्स हैं, बोरॉन और जो तीनों फ्लोराइड्स हैं क्या हो जाएंगे, दरमियान से हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सिग्मा एच भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे C3 एग्जिस्ट कर रहा है, C3 के साथ हमारे पास सिग्मा एच भी एग्जिस्ट कर रहा है, और सिग्मा एच के साथ हमारे पास सिग्मा वी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास एक्सेप्शन आती है, हमारे पास यहाँ पे CN एक्सिस के साथ हमारे पास उसके परपेंडिकुलर C2 भी मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास C3 के साथ 3 C2 भी मौजूद हैं। तो इस तरह का जो केस होता है ना, वो हमारा जाता है
डाईहेड्रल ग्रुप में, डी ग्रुप में जाता है, ठीक है। तो इस ग्रुप के लिए यानी कि हमें मेन जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अलावा सिग्मा एच, सिग्मा वी, और ये भी देखना पड़ता है कि हमारे परपेंडिकुलर कितने C2 प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हमने देखा ना कि अगर हमारे परपेंडिकुलर C2 मौजूद हो गए, यानी अगर मेरा C3 है उसके परपेंडिकुलर 3 C2 मौजूद हो गए, तो वो कभी भी CN ग्रुप में नहीं आएगा। तो देखें कि हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C2 था और साथ में सिग्मा एच था। इसके परपेंडिकुलर हमारे पास कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर जाता तो हम उसे CN में ना रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया, यानी हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ जो सब्सिडरी एक्सिस है उस सब्सिडरी एक्सिस में कोई C2 एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको CN में ही रखा, ठीक है। तो इस बातों का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो जो पॉइंट ग्रुप अवेलेबल है उस पॉइंट ग्रुप में जो जो सिमेट्री एलिमेंट है सिर्फ वही मौजूद होना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास कोई ना हो, ठीक है। अब लेकिन इसमें हमने कहा था कि हमारे पास सिग्मा एच है, तो हमारे पास जो CNH वाला ग्रुप है ना, इसमें सिग्मा एच के साथ साथ हमारे पास सिग्मा वी भी अवेलेबल हो सकता है, तो उस केस में हमने सिग्मा एच को प्रायोरिटी देनी होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बाकी के रिमेनिंग पॉइंट ग्रुप्स जो हमारे रह गए हैं वो डिस्कस करूंगा, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं DN पॉइंट ग्रुप आ जाता है, DNH आ जाता है, DND आ जाता है, C इन्फिनिटी V, D इन्फिनिटी H, और इसके अलावा हमारे पास और पॉइंट ग्रुप आ जाते हैं लाइक अगर मैं बात करूँ, और इसके अलावा हमारे पास और पॉइंट ग्रुप्स आ जाते हैं जैसे कि जो हाईएस्ट सिमेट्री पॉइंट ग्रुप हैं, ठीक है। वो कौन से आते हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। तो इंशाल्लाह ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।